Welcome to the official channel of Next Rank with AK. Let's begin with our today's lecture. So as you all know कि हम अपना क्या कर रहे थे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कर रहे थे और हम ट्राई करते हैं आज कि हम इसको कंप्लीट कर लें. तो अब हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं. अब तक हमने क्या पढ़ा है. सो इन द कंपनी रूल वी डिड रेगुलेटिंग एक्ट, amending act, Pitt's India Act, Act of 1786, Charter Act of 1793, Charter Act of 1813, Charter Act of 1833, Charter Act of 1853. ये हमने किस में कर लिया, अपना कंपनी रूल में कंप्लीट कर लिया है. उसके बाद हमने क्या शुरू किया था, क्राउन रूल शुरू किया था. क्राउन रूल शुरू किया था और आपको पता है क्राउन रूल जो था वो 1858 से लेके 1947 तक चला था. तो हमने 4 रूल्स कवर किए थे इसके अंदर. फर्स्ट वन वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. ठीक है. अब इसमें आपको याद है आपने क्या पढ़ा था, कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं, कुछ रिवाइज किया? हाँ जी. सो उसको क्या बोलते थे सबसे पहले? एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस. और क्या था, क्या बना दिया गया था आपका? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय बना दिया गया था, है ना. और पहले वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग. बहुत कनिंग थे तो उनको बना दिया गया. लॉर्ड कैनिंग कौन थे? आपके फर्स्ट वाइसरॉय थे. उसके बाद जो डिसेंट्रलाइजेशन थी वो एंड कर दी गई थी. और क्या था, एक 15 मेंबर्स की काउंसिल बनाई थी. किसको असिस्ट करने के लिए? सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया को असिस्ट करने के लिए. सर ये कहाँ से आई? क्योंकि ये सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया है, ये क्या करी गई थी, एक न्यू ऑफिस बनाया गया था इसी एक्ट के अंडर में. और ही वॉज द मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट. ओके. उसके बाद हमने क्या किया? आफ्टर दैट वी डिड इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1886, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861. इसमें बताइए क्या क्या था, क्या रिकॉल कर सकते हैं हम? बिगनिंग हो गई थी आपकी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की. रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की इन्होंने बिगनिंग शुरू कर दी थी. इन्होंने क्या किया था, जो आपके वाइसरॉय थे उन्होंने 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इलेक्ट किया था. किस में इलेक्ट किया था, किस में नॉमिनेट किया था? अपनी उसमें काउंसिल में, है ना. तो कौन से थे आपके 3? अब नाम बताइए. राजा ऑफ बनारस के बारे में पढ़ा. उसके बाद क्या था? महाराजा ऑफ पटियाला. एंड लास्ट में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा था? सर दिनकर राव. ये किया हमने. उसके बाद आपका जो मद्रास और जो बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज थी उसको डिसेंट्रलाइजेशन करना शुरू कर दिया था. उनकी जो पावर्स को डिस्टार्ट कर दिया था, उनको रिवर्स करना. ठीक है, सब करा उन्होंने. और कुछ आपकी क्या करी थी, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी, कुछ आपकी न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई थी. जैसे बंगाल की बनाई गई 1862 में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस की बनाई गई 1866 में, एंड पंजाब की बनाई गई 1897. प्लीज़ बियर विद माय हैंड राइटिंग, अभी हम फटाफट रिवाइज कर रहे हैं ना, तो इसलिए. एंड इसमें एक चीज़ और दी गई थी, क्या? ऑर्डिनेंस पावर. किसको दिया था? वाइसरॉय को. ठीक है, वो भी इससे आ गया था. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? थर्ड इंडियन काउंसिल एक्ट कौन सा? 1892 वाला क्या था? इसमें जो एडिशनल जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे सेंटर में, प्रोविंसेस में, उसको इंक्रीज कर दिया गया था, लेकिन मेंटेन करी गई थी आपकी ऑफिशियल मेजोरिटी को. और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उसके फंक्शंस को इंक्रीज किया था. क्या करा था कि दे कैन और दे हैव पावर टू डिस्कस द बजट डिस्कस कर सकते थे, बट दे वर नॉट अलाउड टू वोट, अमेंड एंड आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस. एंड they were allowed to address the questions to the
एग्जीक्यूटिव्स। ओके, तो अब क्या था, जो उनको नॉमिनेट करने थे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, उसको करने के लिए क्या तरीका क्या था, जो सेंटर वाले लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें कैसे करेंगे, वाइसरॉय ऑफ इंडिया करेगा, किसके रिकमेंडेशन पे करेगा, जो आपकी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है उसके, और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसके रिकमेंडेशंस पे करेंगे। और जो आपकी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है प्रोविंसेस में, वो किस पे करेगा, बाय कौन करेगा उसको, गवर्नर करेगा, है ना। और किसके रिकमेंडेशंस पे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड यूनियंस प्लस जमींदार्स प्लस जो चैम्बर्स, जितने भी और चैम्बर्स हैं वो सब मिलके, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसको और क्या किस नाम से जानते हैं, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। क्या बोलते हैं, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं इसको, है ना। मोर्ले कौन था, सिक्योरिटी क्या था आपका, वो SSI था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, और मिंटो कौन था, वाइसरॉय था। फाइन, इसमें क्या करी गई थी, जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी साइज को इंक्रीज कर दिया गया था, सेंटर में जो थी उसको 16 से 60 बना दिया गया था, और प्रोविंसेस में कोई यूनिफॉर्म नहीं थी। फाइन, और जो उन्होंने क्या किया था, जो पावर्स थी, फंक्शंस थी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की सेंटर प्रोविंसेस को इंक्रीज कर दिया गया था। दे वर अलाउड टू टेक सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस एंड दे वर अलाउड टू मूव रेजोल्यूशंस ऑन द बजट, बट दो रेजोल्यूशन मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड, ये वाला था। और उन्होंने क्या किया, फॉर द फर्स्ट टाइम जो आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी किसकी, जो वाइसरॉय वाली थी और गवर्नेंस वाली थी, उसमें फर्स्ट टाइम किसी इंडियन को क्या किया उन्होंने, अटैच किया, एसोसिएट किया। उनका नाम क्या था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एंड ही वॉज आवर फर्स्ट इंडियन लॉ मिनिस्टर। फाइन, उसके बाद हमने कुछ देखा, कॉमन रिप्रेजेंटेशन दिया था उन्होंने, जो आपके मुस्लिम्स थे उनको अलग से दे दिया गया था, से जो कम्युनलिज्म था उसको लीगलाइज कर लिया उन्होंने, और लॉर्ड मिंटन को बोलते हैं फादर ऑफ द कॉम्युनल इलेक्टोरेट। फाइन, और दूसरी सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी दी थी उन्होंने, प्रेसिडेंसीज को, कॉर्पोरेशंस को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, यूनिवर्सिटीज़ को एंड जमींदार्स को। ओके, इतना हमने अब तक पूरा कवर कर लिया है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। बिफोर डैट आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग, याद कर लेते हैं, निमोनिक्स है ACWC, आगे नोट्स में भी लिखा हुआ है, बता देता हूँ मैं आपको। ACWC, देखिए ACWC में क्या है, ए से है आपका अगस्त ऑफर, क्या है, अगस्त ऑफर। सी से क्या है आपका, क्रिप्स मिशन। डब्ल्यू से है वेवल प्लान, और सी से है कैबिनेट मिशन। ये इसी लाइन में याद करने हैं, हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा काम आएंगे। बट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ सिर्फ ये अगस्त ऑफर से, ये अगस्त ऑफर जो है ये आपका अगस्त 8 1940 में आया था, पर हमें जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 वाला, उसमें अगस्त डिक्लेरेशन पढ़ना है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जो आपका अगस्त डिक्लेरेशन है और जो अगस्त ऑफर है वो एक चीज़ है, नहीं, दो, ये आपके जो है दोनों अलग अलग डिफरेंट है। अगस्त ऑफर आपका कब आया है, अगस्त 8 1940 में, और आपका जो अगस्त डिक्लेरेशन है वो 1919 में, 20 अगस्त को। ठीक है, तो अब अपनी क्लास शुरू करते हैं और ट्राई करते हैं आज हम इसको कंप्लीट करते हैं एक बार पूरा बैठ के। तो लेट्स बिगिन विद अवर न्यू टॉपिक। ओके, गिव मी अ सेकेंड। फाइन, so we are going to cover Government of India Act 1919. So according to the August Declaration in 20th August 1917, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या डिक्लेयर किया, दे डिक्लेयर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। सो क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो आपकी जो ब्रिटिशर्स थे उनने जो इंट्रोडक्शन किया था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का, वो किस ऑफर से किया था, किस एक्ट से किया था, किस रेजोल्यूशन से किया था। तो क्या आएगा उसका आंसर आपका अगस्त डिक्लेरेशन। और कब हुआ था आपका
अगस्त डिक्लेरेशन 20 अगस्त 1917 में, और अगस्त ऑफर कब हुआ था आपका? 8 अगस्त 1940 में हुआ था। फाइन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या हुआ हमारा? अगस्त डिक्लेरेशन। उसने क्या ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर किया कि हम क्या करेंगे? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन करेंगे। और इनेक्ट करा गया था ये वाला एक्ट आपका 1919 के अंदर, और फोर्स में कब आया? 1921 के अंदर। फाइन। इसको दोबारा से हम क्या कर लेंगे? डबल ट्रिपल स्टार लगा लेंगे, क्योंकि जैसे आपका पहले वाला एक्ट था, उसका नाम कौन सा वाला एक्ट था आपका? पहले वाला इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। कौन सा था? 1909, जिसको क्या बोलते हैं? मॉडलेमेंटो रिफॉर्म बोलते हैं। सिमिलरली जो आपका ये वाला एक्ट है 1919 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसको क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसमें आपके सेक्रेटरी स्टेट कौन से होंगे? मॉन्टेग्यू, और वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन से होंगे आपके? क्लेम्सफोर्ड। ये आपके क्या हो गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का इंट्रोडक्शन था। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स देखते हैं। क्या फीचर्स हैं? रिलैक्स सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस। पहले जो सेंट्रल कंट्रोल था पूरा आपका, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था, उसको हेड बनाया गया। फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, उसको सब सारी पावर दे दी गई। लेकिन जो वाइसरॉय बनाया गया, अब उसमें क्या बोला गया कि जो आपका कंट्रोल है सेंटर का प्रोविंसेस का, उसको रिलैक्स कर दिया गया है। कैसे? बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द पावर्स इनटू आपकी लिस्ट। याद है ना हमारी प्रेजेंट में लिस्ट होती है हमारी, कैसे होती है? ट्रांसफर लिस्ट होती हैं, रिजर्व लिस्ट होती हैं, अलग अलग लिस्ट होते हैं। सेंटर लिस्ट हो गई, स्टेट लिस्ट हो गई, कंकरेंट लिस्ट हो गई, है ना? तो ये कहाँ से है आपका? इसी एक्ट से है। ठीक है। सो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? दे डिमार्केटेड एंड सेपरेट द सब्जेक्ट्स इनटू लिस्ट। जैसे हाउएवर जो गवर्नमेंट थी उसको सेंट्रलाइज और यूनिटरी में रहेगी। अभी भी हमारे क्या पढ़ते हैं? फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म है, बट विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ये इंडिया का है ना। सिमिलरली उन्होंने यही करा कि रिलैक्स कर दिया सेंटर का कंट्रोल प्रोविंसेस के ऊपर से। और कैसे करा? जो आपके पावर्स हैं उनको अलग अलग उसमें सब्जेक्ट्स में अलग अलग डिमार्केट करके, लेकिन जो सेंट्रलाइजेशन है यूनिटरी पावर वो रहेगी, आपकी पावर मेन में रहेगी। ठीक है। अब क्या किया उन्होंने? जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उसको क्या करा? किस चीज़ में डिवाइड किया? ट्रांसफर सब्जेक्ट में और रिजर्व सब्जेक्ट्स में। किस में डिवाइड किया? ट्रांसफर सब्जेक्ट में और रिजर्व सब्जेक्ट में। ये वाला क्वेश्चन आपका यूपीएससी में आया हुआ है, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्या बोलते हैं? जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे, एक तो सेंट्रल सब्जेक्ट्स हो गए, उसमें सेंटर रूल बनाएगी। ठीक है। अब ये क्या आपके? ये आपके प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं। इसमें कौन से बनाएंगे? आपके प्रोविंसेस वाले रूल्स बनाएंगे। लेकिन इसमें दो टाइप के सब्जेक्ट्स बना दिए उन्होंने, उसको एक ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, एक आपका रिजर्व सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में कौन बनाएगा? गवर्नर और उसके मिनिस्टर्स बनाएंगे। कौन बनाएगा? गवर्नर और उसके मिनिस्टर्स बनाएंगे। और रिजर्व में कौन बनाएगा? गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी। गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स बनाएगी, है ना। तो जो गवर्नर मिनिस्टर्स मिलके बनाएंगे, वो जो आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, है ना। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, जैसे मान लो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं, गवर्नर कोई रूल बनाएगा तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा ट्रांसफर्ड के अंदर। लेकिन जो रिजर्व वाली होगी वो गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वो कुछ भी रूल बना सकती है, वो उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो है दो पार्ट में डिवाइड कर दिए गए, ट्रांसफर्ड में और रिजर्व्ड में। ओके। और इसको क्या बोलते हैं? डायरकी सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आई एम सॉरी, डायरकी सिस्टम बोलते हैं इसको, डुअल गवर्नमेंट बोलते हैं। फाइन। नाउ इन द थर्ड पॉइंट दे इंट्रोड्यूस द बायकैमरलिज्म। क्या उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया? बायकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के अंदर। मीन्स अपर हाउस एंड लोअर हाउस, जैसे हमारे कभी क्या है, लोकसभा है और राज्यसभा है, वो कैसे आया था आपका? इस एक्ट्स के आना शुरू हो गया था। इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? इंट्रोडक्शन ऑफ बायकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस। उससे पहले क्या था? क्या कभी डायरेक्ट इलेक्शन का नाम लिया था? नहीं, उन्होंने कभी भी डायरेक्ट इलेक्शन का नाम नहीं लिया था। लेकिन अब क्या कर दिया उन्होंने? डायरेक्ट इलेक्शन शुरू कर दिए और बायकैमरलिज्म करना शुरू कर दिया। तो जो आपकी आईएलसी थी, आईएलसी मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो काउंसिल थी आपकी सेंटर वाली,
उसमें क्या कर दिया, अपर हाउस को बोल दिया काउंसिल ऑफ स्टेट, क्या बोल दिया, काउंसिल ऑफ स्टेट, और लोअर हाउस को क्या बोल दिया, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आपका होमवर्क क्या है, हम सब बोलते हैं राज्यसभा, लोकसभा, तो इसका रियल नेम क्या है, जैसे ये भी अपर हाउस लोअर हाउसेस का नेम है ना, ऐसे आपका होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि राज्यसभा को और लोकसभा को क्या बोलते हैं। फाइन, जिसका सही होगा उसको मैं लाइक कर दूंगा। फाइन, चलिए, तो अब क्या बोला, इंट्रोडक्शन ऑफ बाइकैमलिज्म हो गया, डायरेक्ट इलेक्शंस हो गए, और आपकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उसको अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला गया और लोअर हाउस को क्या बोला, लेजिस्लेटिव असेंबली बोली गई। ओके, जो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स उसको चूज करेंगे डायरेक्ट इलेक्शन से, ये इनका ये प्रोविजन था। अब आगे चलते हैं। अब जो वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थी उसमें 6 मेंबर्स थे, उस 6 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स जो होंगे वो कौन से थे, इंडियंस थे। वो कौन थे, इंडियंस थे, अदर देन द कमांडर इन चीफ। जो आपकी 6 मेंबर्स थे ना आपके वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वो किसको छोड़ के थे, कमांडर इन चीफ को छोड़ के 6 मेंबर्स थे, और उसमें से 3 मेंबर कौन से थे, इंडियन थे। इन्होंने ये प्रोविजन करा, ठीक है, हमें ये भी समझ में आ गया। अब क्या आगे करा उन्होंने, अब कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे शुरू किया था उन्होंने, लास्ट 1909 में शुरू किया था। किस में किया था, मॉडले मिंटो में किया था, मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड में किया था। सर मॉडले मिंटो में किया था, मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड तो हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो जो इन्होंने एक्सटेंड करा आपका कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन, अब पहले मुस्लिम्स को दिया था, अब सिख्स को भी दे दिया, इंडियन क्रिश्चियंस को भी दे दिया, एंग्लो इंडियंस को भी दे दिया, और यूरोपियंस को भी, कि भाई जाओ तुम सब ना, जो इलेक्शन में खड़ा होगा तुम्हारे लोग ही तुम्हारे लिए वोट करेंगे और दूसरा कोई वोट नहीं कर सकता। इन्होंने क्या कर दिया, कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन देना शुरू कर दिया सबको। दे ऑल्सो ग्रांटेड द लिमिटेड फ्रेंचाइजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे पास क्या है, इंडिया में क्या चल रहा है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या है, आप 18+ हो तो आप एलिजिबल हो इंडिया में वोट करने के लिए, आप इंडियन सिटीजन हो, आप 18+ हो, सो यू आर एलिजिबल टू वोट इरिस्पेक्ट ऑफ योर कास्ट, क्रीड, जेंडर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसी चीज़ के होते नहीं। आप 18+ हो, आप इंडियन हो, आप क्या हो, आपके पास राइट है वोट करने का। लेकिन इन्होंने क्या करा, लिमिटेड फ्रेंचाइजी दी, मतलब अगर आपके पास प्रॉपर्टी अच्छी है, आप टैक्स पे कर रहे हो और आपके पास एजुकेशन लेवल है, तो ही आपको अलाउड था वोट देने के लिए, नहीं तो आपको अलाउड नहीं था। तो उन्होंने क्या कर दी, लिमिटेड फ्रेंचाइजी को ग्रांट किया उन्होंने, ठीक है। दे क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, ट्रांसफर सम पावर ऑफ आपकी SSI। तो इन्होंने क्या किया, एक न्यू ऑफिस बनाया, किसका क्या नाम था उसका, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। और कहाँ बनाया गया ये ऑफिस, लंदन में बनाया गया। जो आपकी सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया था, इसकी कुछ जो आपकी पावर्स थी वो इसको ट्रांसफर कर दी इन्होंने, है ना। अब क्या किया इन्होंने, 8 पॉइंट में, दे एस्टेब्लिश द PSCs, मीन्स बताइए क्या था PSCs, जैसे यूपीएससी होता है ऐसे आपका PSCs, जो आपकी स्टेट की पब्लिक कमीशन था उसको उन्होंने बनाया गया, स्टेट्स वाले जो पब्लिक कमीशन था उन्होंने बनाया गया, ठीक है। उसके बाद जो प्रोवेंशियल्स को क्या बोलते हैं, प्रोवेंशियल सर्विस कमीशन। और 1926 में भी इन्होंने क्या बनाया, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे आपका यूपीएससी है, उस टाइम में क्या नाम था उसका, SPSC, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। और किसके कमीशन के किसके बेस पे बनाई गई थी, 1926 में बनाई गई थी ली कमीशन के बेस पे, ये याद रखना है। क्या नाम है, ली कमीशन। ली कमीशन था आपका 1923-24 में ली कमीशन बनाया गया था, उसने रिकमेंडेशन दी थी, तो उन्होंने क्या बनाई, CPSC, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। और आपका 1919 वाले एक्ट से क्या बनाई गई, PSC, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। फाइन, आफ्टर दैट इन 9th पॉइंट दे स्टार्टेड द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द बजट। पहले सिर्फ आपका सेंट्रल लेवल पे बजट को डिस्कस किया जाता था, अब उनको डिसेंट्रलाइजेशन करना इन्होंने शुरू कर दिया कि प्रोविंसेस भी हैं, नाउ प्रोविंसेस कैन इंट्रोड्यूस देयर बजट, ओके। एंड इन 10th पॉइंट दे प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए स्टैट्यूटरी कमीशन। उन्होंने क्या करा, एक आपका स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया, और किसके लिए, इंक्वायरी करने के लिए, किसमें, और वर्क करने के लिए 10 साल के लिए, कि भाई अब आप क्या करो, हम एक कमीशन बना रहे हैं, एक स्टैट्यूटरी कमीशन बना रहे हैं, आपको क्या करना है
कि जो रिपोर्ट देनी है कि जो आपके जो लॉज हैं, जो काम चल रहा है, वो कैसा चल रहा है, और 10 साल बाद ये रिपोर्ट करने इसकी वर्किंग पे। उसको आपका क्या था, वो साइमन कमीशन, क्या नाम था उसका, साइमन कमीशन। तो 1919 में बोला था साइमन कमीशन को, और वो कब आएगा, 10 साल बाद आएगा। तो 1919 में बोला, उसको कब अपनी रिपोर्ट देनी थी, 1929 में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन उसने क्या शेड्यूल कर दिया, 2 साल पहले ही शेड्यूल कर दिया। और वो कब आ गया, नवंबर 1929 में, जो आपका साइमन कमीशन था। कब आ गया, नवंबर 1927 में, 2 साल पहले ही इसको शेड्यूल कर दिया गया इनके द्वारा। और इट वॉज द 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन, और उसकी चेयरमैनशिप किसके पास थी, सर जॉन साइमन के पास में थी, सर जॉन साइमन के पास में थी। उसका पर्पस क्या था बनाने का साइमन कमीशन, टू रिपोर्ट द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल मेंबर्स वर द ब्रिटिशर्स। और इसमें क्या करा इन्होंने, सबसे बड़ी इशू क्या था, कहते हैं साइमन गो बैक का हमने नारा सुना है, हमने मूवीज में देखा भगत सिंह में। तो साइमन गो बैक, ये जो आपका साइमन कमीशन है, ये वही वाला साइमन गो बैक है। और ये सर जॉन साइमन के बारे में बात हो रही थी, ये 2 साल पहले आ गया था। और उसमें सारे जो मेंबर्स थे वो ब्रिटिशर्स थे। मतलब आप एक बात बताओ, वो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, इंडिया में काम हो रहा है, लेकिन मेंबर कौन उसको जज करने के लिए हैं, ब्रिटिशर्स हैं जो आप सारे जज करने के लिए, इंडियंस तो उन्होंने लिए ही नहीं। इससे क्या उनका क्या प्रोटेस्ट हो रहा था, और यही तब आपका लाठीचार्ज हुआ था। ओके, सो इट वॉज शेड्यूल्ड इन नवंबर 1927 एंड इट्स सबमिटेड इस रिपोर्ट इन 1930। इन्होंने 1930 के अंदर अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया गया, और उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी। क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं, इनको याद रखना है सारा, इसको सिंक में याद रखना है, ठीक है। पहले उन्होंने आपकी रिकमेंडेशन की, जो आपका डायरेक्टरी सिस्टम बनाया गया था 1919 वाले रूल में, उसको क्या कर दिया जाए, एबोलिश कर दिया जाए उस डायरेक्टरी वाले सिस्टम को। ओके, दे एक्सटेंडेड द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है वो खाली सेंटर में ना रहे, वो उसको प्रोविंसेस में भी एक्सटेंड करने के लिए उन्होंने रिकमेंड किया। और इन्होंने एस्टेब्लिश करने के लिए क्या रिकमेंड किया कि एक फेडरेशन बनानी चाहिए प्रिंसली स्टेट्स के साथ मिलके। और ब्रिटिशर्स जो स्टेट्स थी प्रिंसली, उनके साथ मिलके क्या बनानी चाहिए, कि फेडरेशन बनानी चाहिए थी, लेकिन वो बनाई नहीं गई, उसको क्रिएट नहीं कर पाए, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला, जो एक आपका कॉम्युनल इलेक्टोरेट है इसको कंटिन्यू रखो, तभी ये लड़ेंगे भिड़ेंगे और हमारा जो रूल करने का है वो होता रहेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, जो देखिए हमने 1919 की बात करी, 1919 के बाद 1929 में उन्होंने बोला एक कमीशन बनाओ, पर वो 1927 में आ गया। अब हम इसके आगे कहानी से पढ़ रहे हैं। उस कमीशन ने क्या करा, अपनी रिपोर्ट 1930 में दी, और उन्होंने कुछ उसकी रिकमेंडेशंस पढ़ी, और इन प्रपोजल्स को डिस्कस करने के लिए क्या करा गया, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई। क्या बुलाई, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और कौन सी थी वो, 3rd थी। पहले 2 राउंड टेबल्स हो चुकी थी। इसमें कौन थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश इंडिया के रूल थे, और प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन, उन्होंने डिस्कस जो भी कुछ किया, एक वाइट पेपर बनाया गया ऑन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स, क्या बोलते हैं, वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म, प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड। और किसको करी गई, आपकी सिलेक्ट कमेटी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट की, उसको करी गई। अब जब इन्होंने ये सिलेक्ट कमेटी को दे दी गई, उसके बाद फाइनली क्या करा गया, इंट्रोडक्शन करा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। क्या करा गया, इंट्रोडक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और यही हमारा मेन एक्ट है जिसको हमें आगे पढ़ना पड़ता है, ठीक है। जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया किसके बेस पे, साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी उसके बेस पे डिस्कस करके, और उसमें कुछ चेंज करके उन्होंने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को इंट्रोड्यूस किया। Communal Award. It was granted by the Ramsay MacDonald, and he was the Prime Minister of Britain at that time. और क्यों बनाया गया था, क्या पर्पज था बनाने का, कॉमनल अवार्ड क्यों दिया गया था, टू एक्सटेंड द सेपरेट इलेक्टोरेट टू द डिप्रेस्ड क्लास। हाँ जी, तो अब जो सेपरेट इलेक्टोरेट का इनका चलन चलता आ रहा है, पहले आपका मॉडल रिफॉर्म से शुरू हुआ, फिर बाद में उसको और एक्सटेंड करा गया, साइमन कमीशन ने भी बोला उसको एक्सटेंड करने के लिए। तो आपके रैमसे मैकडोनल्ड जो थे उन्होंने बोला कि हम क्या करते हैं, कॉमनल अवार्ड देते हैं, और जो आपकी डिप्रेस क्लास थी, एससीज थे, उनको भी हम क्या करेंगे, कॉमनल अवार्ड देंगे। लेकिन ये डिमांड कैसे किसने करी थी, BR अम्बेडकर साहब ने करी थी। लेकिन गांधी जी ने क्या करा, फास्ट किया अनटू डेथ अगेंस्ट इट। कहां पे करा, यडोरा जेल में थे उस टाइम में, पुणे के अंदर। तब उन्होंने ये क्या किया, आपका गांधी जी ने फास्ट किया। अब क्या हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ इसके बेस पे कि जो आपके कांग्रेस के लीडर थे अम्बेडकर जी,
और डिप्रेस क्लास के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, पुनः पैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुनः पैक्ट बोलते हैं। इसमें क्या करा, जो हिंदू थे उनको ज्वाइंट इलेक्टोरेट दे दिया गया, लेकिन जो सीट्स थी डिप्रेस क्लास के लिए उसको रिजर्व कर दी गई। मींस जो आपकी डिप्रेस्ड क्लास थी आपकी, उसको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया, बट उसको रिजर्वेशन दे दी। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये जो आपका पुनः पैक्ट था, इससे जो आज की रिजर्वेशन का पैटर्न जो शुरू हुआ है, जो हमें आज हम रिजर्वेशन देख रहे हैं, वो उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यही है। ओके, सो अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, इट वाज अ लेंथीएस्ट एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट एंड इट हैज 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स। ओके, तो फीचर्स क्या थे आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के? नंबर फर्स्ट, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। मींस उन्होंने क्या किया, एस्टेब्लिश किया ऑल इंडिया फेडरेशन को, जिसके अंदर प्रोविंसेस और जो आपकी प्रिंसली स्टेट्स थी वो एक यूनिट की तरह काम करेंगी। लेकिन वो फेल हो गया। वो फेल क्यों हो गया? क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन्होंने उसको ज्वाइन नहीं किया। ओके, सो सेकंड पॉइंट, उसी में आपको क्या था, फर्दर पॉइंट क्या था कि जो पावर्स थी उसमें जो डिवाइड करी थी सेंटर और यूनिट्स के बेस में। क्या करना था उनको, जो पावर्स डिवाइड करनी थी सेंटर और यूनिट्स के बेस में। सेंटर तो एक ऊपर रहेगा और यूनिट्स में कौन आती है, आपकी प्रोविंसेस हो, ये प्रिंसली स्टेट्स आती। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, एक फेडरल लिस्ट बनाई, एक प्रोविंशियल लिस्ट बनाई, एक आपकी कंकरेंट लिस्ट बनाई। आज के टाइम में आपका जो शेड्यूल है 007 के नाम से याद करते हैं उनको, मतलब आपका जो शेड्यूल 7 है उसमें आपका सेपरेशन ऑफ पावर दे रखी है, लिस्ट दे रखी है हमारी, है ना। तो वही वाले उसके बेस पे उन्होंने क्या किया, जो पावर्स को सेंटर और यूनिट्स के बीच में डिवाइड किया। फेडरल जो लिस्ट थी वो सेंटर के लिए थी, उसमें 59 आइटम्स थे, और जो प्रोविंशियल लिस्ट थी उसमें जो प्रोविंसेस के लिए थी उसमें 54 आइटम्स थे। जो कॉन्करेंट लिस्ट थी वो दोनों के लिए थी, उसमें 36 आइटम्स थे। और आज क्या होती है, एक रेसिडुअरी पावर भी होती है, मतलब जो पावर है वो ना सेंटर लिस्ट में आती है, ना प्रोविंशियल लिस्ट में आती है, ना कंकरेंट लिस्ट में आती है। कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या है, दोनों सेंटर भी और प्रोविंसेस भी दोनों रूल्स बना सकती हैं। और कुछ होती है रेसिडुअरी पावर की, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो किसी में भी नहीं आते, कुछ ना कुछ डेवलप होते रहेंगे। जैसे आज के टाइम में क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कम्युनिकेशन है, टेररिज्म है, अभी नया नया इवोल्व हो रहे हैं ना, तो क्या होती है, वो रेसिडुअरी पावर होती है। और वो पावर किसको दे दी गई थी, वायसरॉय। उसको कौन बनाएगा, वायसरॉय। आज के टाइम में कौन बनाता है, सेंटर बनाता है ना। तो ये हमने क्या पढ़ा, पूरा इसका पहला पॉइंट समझ में आया कि कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दिखाई, और आपकी जो पावर थी सेंटर और यूनिट्स के बीच में उसको उन्होंने डिवाइड किया, उसके सब्जेक्ट्स बना के, लिस्ट बना के। सेकंड, दे एबोलिश्ड द डायरकी। जो डायरकी सिस्टम बनाया था ना, कि देखो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, देखो ये रहा जी, डायरकी सिस्टम डुअल गवर्नमेंट वाला, कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स उसमें ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट वाला जो सिस्टम था, उन्होंने क्या करा, ये डायरकी सिस्टम को एबोलिश कर दिया। किसने एबोलिश करा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने। ओके, तो उसने क्या किया, जो प्रोविंसेस में उसको क्या दे दी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी। ये नहीं कि दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, नहीं, अब किसको दे दी कि भाई तुम प्रोविंसेस में अपनी खुद की ऑटोनॉमी है, खुद अपने हिसाब से रूल्स बनाएंगे। ठीक है, दे इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। उसमें क्या करा, गवर्नर जो थे वो उसको ऐड करेगा, और वो कैसे एक्ट करेगा, टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब ऐसे नहीं है कि हमने पढ़ा था रिजर्व कर दी और दूसरी लिस्ट बना दी गई थी ना, और कि भाई अब हमने डायरकी सिस्टम लगा दिया, ये वाला जो लिस्ट है रिजर्व लिस्ट है, उसमें सिर्फ जो आपकी रिजर्व लिस्ट है उसमें सिर्फ गवर्नर है वो बनाएगा और उसके मिनिस्टर्स बनाएंगे, है ना, और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। लेकिन और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट वो भी गवर्नर उसके वो मिनिस्टर बनाएंगे, सॉरी, और जो रिजर्व था वो उसके गवर्नर और एग्जीक्यूटिव्स बनाएंगे, गवर्नर प्लस उसके एग्जीक्यूटिव्स बनाएंगे। ये कौन था आपका, रिजर्व लिस्ट में। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इसमें जो गवर्नर है वो एक्ट करेगा एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स। मतलब जो आपके मिनिस्टर्स हैं उसकी एडवाइस के बिना वो एक्ट नहीं कर सकता। जैसे अभी भी क्या है, प्राइम मिनिस्टर या फिर हम बोलते प्रेसिडेंट विद एड एंड एडवाइस ऑफ विद मिनिस्टर्स। जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं उसकी जो एड एंड एडवाइस से आपका प्रेसिडेंट काम करते हैं, ऐसे उसका काम कर दिया गया। और इफेक्ट में कब आया, 1937 में, और 1939 में उसको डिसकंटिन्यू भी कर दिया उन्होंने। ओके, लेकिन उन्होंने जो सेंटर थी
पे जो आपकी डायरकी थी उसको अडॉप्ट कर लिया और जो प्रोविंसेस पे डायरकी थी उसको एबोलिश कर दिया। बिल्कुल अच्छी तरह याद कर लेना है कि सेंटर की जो डायरकी थी उसको अब उन्होंने अडॉप्ट करा और प्रोविंसेस की डायरकी को उन्होंने एबोलिश कर दिया। अब उन्होंने क्या करा, जो सेंटर पे डायरकी थी उसमें रिजर्व सब्जेक्ट्स थे और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे, वो क्या होंगे, फोर्स में नहीं आए, नॉट केम इनटू फोर्स। ठीक है, तो अब इन्होंने ये अडॉप्ट तो कर लिया लेकिन वो फोर्स में नहीं आ पाई और यहां पे इन्होंने बिल्कुल एबोलिश ही कर दिया था। हुआ 3 पॉइंट समझ में आए। नेक्स्ट, अब इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया बाइकैमरलिज्म 11 प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंसेस के अंदर कम से कम उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। इनकी 11 प्रोविंसेस थी उस टाइम में, स्टेट्स लगा लो, उसमें से 6 स्टेट्स में 6 प्रोविंसेस में इन्होंने बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया। वो कौन कौन सी थी, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस, मतलब इसको यूपी बोलते हैं, आपका यूनाइटेड प्रोविंसेस है। ओके, अब क्या हो गया, वही वाली बात, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या थी, लोअर हाउस, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या थी, अपर हाउस, ये 2 पार्ट में इनको डिवाइड कर दिया। ओके, नाउ दे एक्सटेंड द सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब इस सेपरेट इलेक्टोरेट सबको दे रहे हैं, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्या चाहते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, है ना। तो इन्होंने क्या करा, एससीज को दे दिया, वीमेन को दे दिया, लेबर्स को भी दे दिया कि तुमको भी सबको क्या है, एक्सटेंडेड सेपरेट इलेक्टोरेट है, अपने बंदे खड़े करो, उसको वोट दो, खुद के बंदे लेके आओ। ठीक है, नेक्स्ट 6 पॉइंट में क्या किया, दे अबोलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया। जो ये काउंसिल ऑफ इंडिया थी वो कब एस्टेब्लिश करी गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को किसको असिस्ट करने के लिए करी गई थी, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, उसको असिस्ट करने के लिए बनाई थी ना आपकी काउंसिल ऑफ इंडिया, 15 मेंबर्स की, उसको उन्होंने अबोलिश कर दिया। ओके, अब क्या था, हमने पहले पढ़ा था लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी, क्या थी, लिमिटेड फ्रेंचाइजी। अब इस फ्रेंचाइजी को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गोट वोटिंग राइट। पहले क्या थे, प्रॉपर्टी वाला था, टैक्स वाला था और एजुकेशन वाला था, ये 3 पॉइंट थे उसमें था। अब क्या करते हैं, उन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया, 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन क्या गया, वोटिंग राइट उनको मिल गया। नाउ दे एस्टेब्लिश आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कब बनाई गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आपकी आरबीआई बनाई। अब कमेंट सेक्शन बताइए सुप्रीम कोर्ट कब बनी थी और कहां बनी थी, सबसे पहले कौन से एक्ट के अंडर बनी थी। ठीक है, दे एस्टेब्लिश फेडरल पीएससीज, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पीएससीज, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ज्वाइंट पीएससीज। ठीक है, और दे एस्टेब्लिश फेडरल कोर्ट आल्सो, जो आपके फेडरल, जो आपके हाई कोर्ट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, फेडरल कोर्ट्स, वो 1937 में इन्होंने एस्टेब्लिश किया, 2 साल बाद। और आरबीआई कब किया, 1935 में। ओके, सो ये हमारा क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 था। हमने क्या पढ़ा, कंप्लीट और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के बारे में, पावर्स को डिवाइड कर देगा सेंट्रल यूनिट्स के बीच में, फेडरल लिस्ट बनाई, प्रोविंशियल लिस्ट बनाई, कंकरेंट लिस्ट बनाई, रेजिडेंट लिस्ट बनाई, वाइसरॉय के पास की पावर दे दी गई, डायरकी को अबोलिश कर दिया, प्रोविंसेस के अंदर में अडॉप्ट किया सेंटर में, लेकिन फोर्स में नहीं आ पाई। और क्या पढ़ा फिर हमने, बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस के अंदर, वो प्रोविंसेस के नाम ये लिखे हुए हैं। और जो सेपरेट इलेक्टोरेट था वो भी एक्सटेंड कर दिया एससी और वीमेन और लेबर्स के लिए। और जो काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए, उसको अबोलिश कर दिया गया। जो आपकी फ्रेंचाइजी थी उसको एक्सटेंड करा, आरबीआई को एस्टेब्लिश करा, फेडरल पीएससी, प्रोविंशियल पीएससी और ज्वाइंट पीएससी बनाई और फेडरल कोड बना 1937 में। फाइन, अब हमारा लास्ट एक्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। क्या हुआ था, Feb 20, 1947 को जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटले, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि जो ब्रिटिश रूल है वो एंड हो जाएगा 30 जून 1948 को। फाइन, मुस्लिम लीग थी, उसने डिमांड करी पार्टीशन के लिए, हमें पार्टीशन चाहिए। फिर 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन जो वाइसरॉय थे उसको भेजा गया, उसने एक प्लान को बताया कि ये प्लान करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, माउंटबेटन प्लान। हम वो जा रहे थे 1948 में, लेकिन तो इनको 1947 में ही आना पड़ा क्योंकि पार्टीशन का पंगा हो गया था। इसलिए 15 अगस्त 15 अगस्त आई एम सॉरी 15 अगस्त 1947 को वी गॉट इंडिपेंडेंस। ओके, सो फीचर्स क्या आते हैं इस प्लान के, माउंटबेटन प्लान के। इंडिया एज इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट कब बनेगी, 15 अगस्त 1947 को।
दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनाएंगे, इंडिया एंड पाकिस्तान। वॉइसराय के ऑफिस को एबोलिश कर दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एम्पावर किया जाएगा दोनों डोमिनियंस की फ्रेम करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एम्पावर किया जाएगा दोनों डोमिनियन की क्या करने के लिए, अपना वो बनाने के लिए, लॉज बनाने के लिए। फाइन। और दे आल्सो एबोलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या कर दिया, जो आपकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया उसका जो ऑफिस था उसको एबोलिश कर दिया, और सारी पावर्स जो थी वो ट्रांसफर कर दी कॉमनवेल्थ अफेयर्स को। कहां कर दी, कॉमनवेल्थ अफेयर्स को। ठीक है, जैसे कॉमनवेल्थ गेम होते हैं ऐसे कॉमनवेल्थ अफेयर्स, मतलब जहां पे ब्रिटिशर्स ने रूल किया, एक एसोसिएशन बना दी गई। ओके। और दे प्रोक्लेम लैप्स ऑफ क्या, ब्रिटिश पैरामाउंटेसी की, भाई जो ब्रिटिश की पैरामाउंटेसी है वो प्रिंसली स्टेट्स पे से लैप्स कर दी गई है। ठीक है, जो ट्रीटी थी, रिलेशंस थे जो ट्राइबल एरियाज के साथ में, उसको भी क्या कर दिया, लैप्स कर दिया गया। अब क्या थी, प्रिंसली स्टेट्स, चाहे वो इंडियन डोमिनियन में जाए, चाहे पाकिस्तान वाले डोमिनियन में जाए, चाहे वो इंडिपेंडेंट रहे, उनको ये बोल दिया गया। ठीक है, यही वाली बात है, दो प्रिंसली स्टेट्स हैं, आइदर ज्वाइंट डोमिनियन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान, और रिमेन इंडिपेंडेंट। जो गवर्नेंस चलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के उससे एक्ट से चलेगी। ओके। द डिप्राइव्ड आपका ब्रिटिश के जो मोनार्क था, जो उनकी क्वीन थी, किंग थे, उसका जो आपका जो रूल था उसको उन्होंने डिप्राइव कर दिया। लाइक डिप्राइव ब्रिटिश मोनार्क राइट टू वीटो बिल, कि अब जो है जो ब्रिटिश का मोनार्क है वो वीटो का राइट्स का, जो उसका वीटो का जो होता राइट था उसको वो यूज नहीं करता। वीटो का राइट क्या होता है कि एक है पूरा उन्होंने डिसीजन ले लिया, एक ने वीटो लगा दी कि नहीं मैं नहीं मानता, तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा, है ना। ये हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में, ये वीटो पावर कहां यूज करी जाती है। लेकिन जो रिजर्व कर दी गई जो गवर्नर जनरल है उसके लिए, उसके पास फुल पावर थी असिस्ट करने के लिए कोई भी बिल इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी। ओके। अब क्या हुआ, जो डेजिग्नेट कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को और प्रोविंशियल गवर्नर्स को कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल के हेड के रूप में स्टेट्स के, और क्या कर दिया, वो एडवाइस करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। और जो एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल ले लिया था ब्रिटिशर्स ने, उसको उन्होंने ड्रॉप कर दिया कि अब कोई भी एम्परर ऑफ इंडिया नहीं है। ओके। दे आल्सो डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट ऑफ द सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन पोस्ट बाय द सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, उसकी जो अपॉइंटमेंट्स उनको भी डिसकंटिन्यू कर दिया। सो वी आर डन विद दिस एक्ट ऑल्सो। क्या करा हमने, कुछ फैक्ट्स हैं, फैक्चुअल थिंग्स हैं, नोट्स में लिखे, आप दोबारा रिवाइज करेंगे आपको याद हो जाएगी। ऐसे कुछ समझने की बड़ी चीज है नहीं इसके अंदर में। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, आप उसका यूज कर लीजिएगा। ओके। कुछ फैक्ट्स हैं और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते क्या 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 फैक्ट्स हैं। जो लॉर्ड माउंटेन है, लॉर्ड माउंटबेटन है, वो फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया गया न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया का। हालांकि वो वॉइसरॉय थे, वॉइसरॉय की पोस्ट को भी इन्होंने खत्म कर दिया। वो करने के बाद अब क्या करा गया, जब इंडिया की नई डोमिनियन बना, नई कंट्री बनी, तो उसके पहले गवर्नर जनरल बनाए गए, और कौन थे वो, लॉर्ड माउंटबेटन थे। जो वारेन हेस्टिंग था उसने क्या करा था, क्रिएट किया था डीसी का ऑफिस, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बात करी जाती है, वो ऑफिस किसी ने बनाया था, वारेन हेस्टिंग ने। ये कौन था आपका, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, 1972 में बनाया गया था। बट जो उसकी जुडिशियल पावर थी उसको सेपरेट किसने किया था, वो कॉर्नवालिस ने किया था। ये आपका एग्जाम्स में आता है क्वेश्चन कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो पोस्ट थी वो किसने बनाई, वॉरेन हेस्टिंग ने बनाई, 1772 में बनाई। और उसकी जो जुडिशियल पावर थी वो किसने सेपरेट करी, कॉर्नवालिस ने सेपरेट करी। ठीक है। जो लॉर्ड मायो था उसका जो उसका रेजोल्यूशन था उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। उसने क्या किया, जो डिक्लेरेशन कर दी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की 1870 में, किसने, लॉर्ड मायो ने। 1882 में रिपन ने एक रेजोल्यूशन लेके आया जिसको क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो हमें याद रखना, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड रिपन इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके। इन 1921 जो रेलवे बजट था उसको सेपरेट कर लिया गया जनरल बजट से, है ना। अभी ऐसा ही होता है कि जो जनरल बजट होता था उसको रेलवे बजट से अलग कराता था, अब क्या कर दिया, उसको दोबारा से मर्ज कर दिया गया है ना। ये आपके फैक्ट्स थे। अब ये कुछ आपके फैक्चुअल थिंग्स हैं, आई थिंक यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं, लेकिन आपको अपने नोट्स में भी मिल जाएगी और इसके क्वेश्चन बन भी जाते हैं। बस कुछ नहीं है इसमें, क्या है, मेंबर्स से इंटरिम गवर्नमेंट क्या बनी थी, उसके क्या पोर्टफोलियो थे, और जो आपकी फर्स्ट कैबिनेट बनी थी फ्री इंडिया की, उसमें कौन से मेंबर्स थे, क्या पोर्टफोलियो, जैसे जवाहरलाल नेहरू का क्या पोर्टफोलियो था, सरदार पटेल का क्या था, राजेंद्र प्रसाद जी का क्या था, मौलाना अब्दुल कलाम जी का क्या था,
जॉन मथाई कौन थे, रेलवे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। ठीक है, अंबेडकर साहब क्या थे, लॉ मिनिस्टर थे। जगजीवन राम क्या थे, लेबर मिनिस्टर थे। बलदेव सिंह क्या थे, डिफेंस मिनिस्टर थे। गडगिल कौन थे, वर्क माइंस एंड पावर मिनिस्टर थे। तो इसके साथ हम क्या करते हैं, अपने इस चैप्टर को एंड करते हैं। आई होप कि आपकी नॉलेज में कुछ एड ऑन हुआ होगा। आप इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, इसको पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, इसके क्वेश्चंस लगाइए, ताकि आपके माइंड में बिल्कुल ये सेट हो जाए और आपको कहीं और से पढ़ने की नीड ना पड़े। सो टुडे वी आर डन विद दिस चैप्टर। अब हमको आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, न्यू चैप्टर में, न्यू लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।